कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं लीबिया में कुछ अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े बदमाशों की मीटिंग हो रही होती है। तभी एक बदमाश कालिया कहता है कि हमें इन अमेरिकन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहन के लोड़े हमेशा गांड में कीड़ा करते रहते हैं। वहीं पास बैठा जनरल भी कहता है कि तुमने सही बोला, इन भोसड़ी वालों को तो उनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि इनके बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दो। अब ये सब बातें सुनकर वहां बैठा उनका प्रेसिडेंट कहता है कि अबे चूतियों चुप करो, मैं अमेरिका की नजर में एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। वहां मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है कि कुछ जगहों पे तो मैं उनके राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस हूँ। तभी एक अब्दुल्ला कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा जिससे पूरी दुनिया में ये साबित हो सके कि अमेरिका एक कमजोर देश है जहाँ के लोग भी सभी चूतिए हैं। इसी दौरान वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो उन सभी को चाय दे रहा होता है, लेकिन तभी वो आदमी अपना नकाब उतारता है और उन सभी चूतियों को पकड़कर मारने लगता है। दरअसल ये अमेरिका का खुफिया एजेंट जख्मी झांट है जिसे उन्होंने इन सभी बदमाशों की गांड फाड़ने के लिए भेजा था। अब सभी बदमाशों की अच्छे से गांड फाड़ने के बाद वो उनको कहता है कि भोसड़ी वालों अमेरिका के बारे में सोचना भी मत, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हम एक और खुफिया एजेंट पप्पू प्लास्टर को देखते हैं जो कि छुपकर कुछ बदमाशों की बातें सुन रहा होता है। अब उनकी बातें ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि ये बहन के लोड़े मिलकर गांजे की एक बहुत ही बड़ी डील करने वाले हैं। अब पप्पू प्लास्टर को कैसे भी करके उनको रोकना था, इसलिए वो चूतिया उन सभी की गांड फाड़ने के लिए उस शिप पर अकेला ही पहुंच जाता है। फिर वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर उस दरवाजे में फंस जाता है, जिससे उन बदमाशों को बंदूकें निकालने का टाइम मिल जाता है। पप्पू प्लास्टर कहता है कि भोसड़ी वालों मैं पुलिस हूँ, जल्दी से अपनी बंदूकें नीचे रखो। तभी उनमें से एक गुंडा डर जाता है और अपनी बंदूक को नीचे फेंक देता है। वहीं बाकी गुंडे उसे देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि भोसड़ी के उसे वापस उठा, जिसके बाद वो सभी मिलकर पप्पू प्लास्टर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। लेकिन पप्पू प्लास्टर जो कि पूरा ही बावली गांड था, वो इन छोटी मोटी गोलियों से नहीं मरता। वो पहले थोड़ी देर तक इधर उधर बकचोदिया करता है, जिसके बाद वो बाहर आता है और शिप से कूदकर पानी में गिर जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर मीडिया के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज उनका हीरो अपने देश को बचाकर वापस आ रहा था। तभी वहां पर जख्मी झांट आता है, जिसको लेने के लिए वहां पर उसका दोस्त बलगम चचा आता है। फिर जख्मी उससे पूछता है कि तुमने जो मेरी वाइफ के बारे में बताया था वो सच है क्या? बलगम चचा कहता है कि हाँ, पिछले ही महीने तेरी वाइफ उस टिकटॉकर फैजू के साथ भाग गई। अब ये सुनकर जख्मी झांट निराश हो जाता है और वो सभी को बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपना हीरो मानते हो, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मेरी बीवी मेरी गांड पर लात मारकर चली गई। तभी बलगम चचा कहता है कि भोसड़ी के ये लोग यहाँ पर तेरे लिए नहीं आए, वो यहाँ पर इस खजूर के लिए आए हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा टिकटॉकर है। फिर जख्मी झांट कहता है कि बहन चोद उसने इतने सालों से टाइम पास मेरे साथ किया और जब घोड़ी बनने की बारी आई तो वो साली उस छक्के फैजू के साथ भाग गई। कहता है कि उसके बब्बे इतने बड़े बड़े थे कि मेरी जहां भी नजर पड़ती है मुझे सिर्फ उसके बब्बे ही दिखाई देते हैं। इसके बाद वो दोनों पप्पू प्लास्टर से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर उसे बहुत ही मुश्किल से जिंदा रखा हुआ था। वहीं उसकी वाइफ कालिंगा भी होती है जो कि उसके होश में आने का वेट कर रही थी। फिर वहां पर जख्मी झांट आता है, लेकिन जैसे ही वो चूतिया पप्पू प्लास्टर के पास जाता है वो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर देता है। फिर जख्मी झांट उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? पप्पू प्लास्टर कहता है कि बावली गांड, बावली गांड। जख्मी झांट कहता है कि अच्छा ये बात है, बता कौन था वो बावली गांड? पप्पू प्लास्टर कहता है कि नहीं नहीं, ड्रग्स ड्रग्स। अबे सुनकर जख्मी झांट नर्स से कहता है कि जल्दी से इसको एक भारी डोज ड्रग का दो, देखो ये बेचारा कितनी तकलीफ में है। पप्पू प्लास्टर कहता है कि नहीं बावली गांड, हीरोइन हीरोइन। जख्मी झांट कहता है कि नहीं यार, हीरोइन अभी तो नहीं मिल सकती, लेकिन तेरे को कौन सी चाहिए, मियां खलीफा या सनी लियोनी? अब पप्पू प्लास्टर की ऐसी हालत देखकर उसकी वाइफ रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा पति तो इतना अच्छा है तो उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी वहां पर बलगम चाचा उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति ऐसे नहीं मरेगा। तभी जख्मी झांट कहता है कि सही बात है, मौत तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि पैराशूट का टाइम पर ना खुलना, किसी मशीन से आपके टुकड़े टुकड़े हो जाना या अपने हाथों से ही अपने हथियार को काट लेना, ऐसी ही मौत होनी चाहिए इसकी। अब उसकी ये बातें सुनकर कालिंगा और भी जोर जोर से रोने लगती है और जख्मी झांट से कहती है कि बहन के लोड़े चुप कर जा। अब बलगम चचा पूछता है कि इसने अपने मिशन के बारे में तुम्हें कुछ बताया था क्या? जिस पर कालिंगा उसे एक फोटो दिखाती है जो कि एक शिप की थी। अब उस फोटो को देखकर जख्मी झांट कहता है कि कालिंगा तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा पति मर भी गया तो भी मैं उसके कातिलों को पकड़ कर रहूंगा, लेकिन उससे पहले चलो कुछ खाने चलते हैं। इसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहां पर शहर की मेयर बता रही होती है कि बूढ़ी रानी एलिजा अमेरिका के दौरे पर निकली है, जिस दौरान वो हमारे शहर लॉस एंजलिस में भी आएगी, इसलिए हमने उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम जख्मी झांट और उसकी टीम पर छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारी पुलिस फोर्स का सबसे काबिल ऑफिसर है। तभी जख्मी झांट उठता है और कहता है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि महारानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें दी गई है, चाहे हमारे लिए महारानी कितनी भी बड़ी भोसड़ी वाली और बेवकूफी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। जिसके बाद वो मूतने के लिए बाथरूम में चला जाता है।
लेकिन उस चूते को पता नहीं था कि उसके कपड़ों पर माइक लगा हुआ है, इसलिए जब वो मूतने लगता है तो उसके बहते झरने की आवाज अंदर बैठे सभी को सुनाई देती है। फिर अगले दिन वो दोनों उसी बंदरगाह पर जाते हैं जहाँ पर पप्पू प्लास्टर को पानी में तैरता हुआ पाया गया था। फिर जख्मी जाट वहाँ पर काम करने वाले एक वॉचमैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इस खूबसूरत चेहरे को कभी देखा है। वॉचमैन कहता है कि पता नहीं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। जख्मी जाट उसे $20 देता है और कहता है कि कुछ याद आया। वॉचमैन कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। तभी जख्मी जाट उसे और $20 देता है, जिस पर वॉचमैन कहता है कि हाँ, मैंने उसे यहाँ पर कई बार देखा था, लेकिन उसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। जख्मी जाट कहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो वॉचमैन उसे $40 देता है, जिसको लेकर जख्मी जाट कहता है कि वो एक पुलिस वाला था। वॉचमैन कहता है कि नहीं रे चूतिए, वो पुलिस वाला नहीं था, बल्कि वो तो जग्गू झोपड़ी के पास काम करता था। अभी सुनकर जख्मी जाट के दिमाग का बोछड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं जग्गू झोपड़ी के पास जाकर उससे ही पूछ लेता हूँ। इसके बाद जख्मी जाट जग्गू झोपड़ी के घर पर जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था। अब उसका आलीशान घर देखकर जख्मी जाट कहता है कि भोसड़ी के इसको बनाने के लिए तूने कितने लोगों का खून चूसा होगा। जग्गू झोपड़ी कहता है कि बहन के लोड़े, यहाँ पर रखी एक एक चीज तेरी औकात से बहुत दूर है, यहाँ तक कि ये मछलियां भी मैंने इन्हें जापान से मंगवाया है और ये लाखों डॉलर्स की है। फिर वो उसे एक पेन दिखाता है और कहता है कि ये एक खास समुराई पेन है जो कि वाटरप्रूफ है और अनब्रेकेबल है, और तुम इसकी कीमत तो सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारी गांड फटकर हाथ में आ जाएगी। अब जख्मी जाट उस पेन के साथ बकचोदी करने लगता है, जिस दौरान वो पेन उछलकर उसके फिश टैंक में गिर जाता है। फिर जख्मी जाट चुपके से उस पेन को वहां से निकालने लगता है। तभी जग्गू झोपड़ी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर करने के आए हो। जख्मी जाट कहता है कि हमारा एक ऑफिसर पप्पू प्लास्टर आपके यहाँ पर काम करता था, जिस पर कल रात को एक जानलेवा हमला हुआ। जग्गू झोपड़ी कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं जख्मी जाट लगातार उस पेन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक मछली काट लेती है। अब वो उस मछली को छुड़ाने लगता है, जिस दौरान वो उस पेन को उठाकर उसे गलती से उस मछली में घुसा देता है और उस मछली को फिर से एक्वेरियम में डाल देता है। फिर वो जग्गू झोपड़ी को कहता है कि मुझे आपके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए। जग्गू झोपड़ी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी सेक्रेटरी चुलबुली चूची को बुलाता है और कहता है कि ये लड़की आपको सारी जानकारी दे देगी। तभी वहाँ पर चुलबुली चूची आती है, जो कि दिखने में इतनी शानदार लग रही थी कि उसको देखकर जख्मी जाट के साथ साथ मेरा भी खड़ा हो गया था। अब वो गिरती पड़ती जख्मी जाट के पास आती है और उसे कहती है कि चलो मेरे पीछे। अब चुलबुली चूची को देखकर जख्मी जाट एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये कितना शानदार माल है, एकदम कसा कसाया शरीर, सुनहरे बाल, मोटी चूचियां और पतली गांड। बस और नहीं बोलूंगा, नहीं तो हिलाना पड़ जाएगा। अब चुलबुली चूची उसे सारे एम्प्लॉयज की जानकारी वाली फाइल निकाल कर दे देती है, जिसको देखकर जख्मी जाट कहता है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके बदले क्या मैं आज रात को आपको डिनर पर ले जा सकता हूँ। इस पर चुलबुली चूची कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज रात मैं डिनर पर नहीं आ पाऊंगी। जख्मी जाट कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी उसके जाते ही वहां पर जग्गू झोपड़ी आता है, जो चुलबुली चूची से कहता है कि तुम्हें जख्मी जाट के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। चुलबुली चूची कहती है लेकिन मैं तो उसको ठीक से जानती भी नहीं। इस पर जग्गू झोपड़ी कहता है कि देखो, ये थोड़ा अजीब तो जरूर है, लेकिन अगर तुम उसके करीब रहोगी तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी में कौन गद्दार है जिसने पप्पू प्लास्टर पर हमला किया था। इसलिए तुम उसके साथ वक्त बिताओ और पता करो कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब पहले तो चुलबुली चूची उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन फिर जग्गू झोपड़ी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जख्मी जाट वहां से पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो चूती अपनी कार को चालू ही छोड़कर उसमें से उतर जाता है। अब वो कार ढलान से नीचे आने लगती है, जिसको देखकर जख्मी जाट उस कार को कहता है कि रुको, मैं पुलिस हूँ। लेकिन जब वो कार नहीं रुकती तो वो चूतिया उस पर गोलियां चलाकर उसे जला देता है। इसी दौरान वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनको जख्मी जाट कहता है कि पता करो इस कार का मालिक कौन भोसड़ी वाला है। इसके बाद हम जग्गू झोपड़ी को देखते हैं, जो अपनी मरी हुई मछली और पेन को देखकर सोचता है कि ये सब किस चूतिए का काम होगा। इसी दौरान वहां पर एक आतंकवादी आता है, जो उसे कहता है कि कुछ दिनों में महारानी यहाँ पर आने वाली है और हमें उसे टपकाना है। जग्गू झोपड़ी कहता है कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन मेरी फीस होगी $20 मिलियन। वो कहता है कि फीस की कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ये बताओ कि तुम ये काम करोगे कैसे। तभी जग्गू झोपड़ी वहां पर अपनी मेड को बुलाता है और उसे कहता है कि हमारे लिए 2 कप चाय बना कर लाओ। फिर वो मेड जैसे ही जाने लगती है, तभी जग्गू झोपड़ी एक रिमोट का बटन दबाता है, जिससे उस मेड की घड़ी में कुछ होने लगता है और वो जग्गू झोपड़ी के कंट्रोल में आ जाती है। फिर वो एक बंदूक उठाती है और उससे उस आतंकवादी को मारने लगती है, लेकिन तभी जग्गू झोपड़ी उस डिवाइस को बंद कर देता है, जिससे वो मेड वापस नॉर्मल हो जाती है और उसे पता तक नहीं होता कि उसने अभी क्या किया था। अब उसकी ये टेक्नोलॉजी देखकर वो चूती आतंकवादी इंप्रेस हो जाता है और वो उसे रानी को टपकाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। दूसरी तरफ हम जख्मी जाट को देखते हैं, जो कि जग्गू झोपड़ी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे उसके ऊपर यकीन नहीं था कि वो सच बोल रहा है।
अब ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां आते ही वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और कोई अंदर पहले से ही मौजूद है। अब जख्मी जाट अपनी बड़ी वाली बंदूक निकालता है और उछलते कूदते हुए अपने घर के अंदर आता है। फिर वो जैसे ही किचन में जाता है वो वहां पर चुलबुली चूची को देखता है, जो कि बिना कच्छी पहने उसके लिए खाना बना रही थी। चुलबुली चूची कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि आज रात को हम डिनर साथ में करेंगे। जख्मी जाट पूछता है कि तुम्हें मेरे किचन का रास्ता कैसे पता चला, जिस पर चुलबुली चूची कहती है कि मुझे तो तुम्हारे बेडरूम का रास्ता भी पता है। अब ये सुनकर जख्मी जाट का घोड़ा खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि आज रात तो मैं इसको घोड़ी बनाकर ही रहूंगा। लेकिन तभी उसे टट्टी आ जाती है और वो चुलबुली चूची को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं टट्टी करके अभी आता हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं, जिस दौरान चुलबुली चूची उसकी उंगली को पकड़कर चूसने लगती है। जख्मी जाट कहता है कि उंगली को छोड़ो, मेरे पास कुछ और बड़ा है, उसको चूसो। अब चुलबुली चूची में ठरक जाग जाती है और वो जख्मी जाट को पकड़कर चूमने लगती है। लेकिन तभी जख्मी जाट उसे रोक देता है और कहता है कि मेरी भी एक वाइफ थी, लेकिन वो बहन की लोड़ी किसी टिकटॉकर के लिए मुझे छोड़कर चली गई और तब से मैं सिर्फ हाथ गाड़ी चलाकर ही अपना काम चला रहा हूँ। अब ये सुनकर चुलबुली चूची को उस पर तरस आने लगता है, जिसके बाद वो उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। तभी जख्मी जाट भी अपने सारे कपड़े उतार देता है, जिसके बाद वो दोनों बड़े बड़े निरोध पहनते हैं और बहनचोद पूरी रात पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि इसमें तो चौदम पट्टी हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद से चुलबुली चूची और जख्मी जाट ज्यादातर वक्त साथ बिताने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर उसी रात हम जख्मी जाट को देखते हैं, जो कि चुपके से जग्गू झोपड़ी के घर में घुसने की कोशिश करता है ताकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो लाइटर जलाकर उस लेटर को पढ़ता है, जिससे उसको पता चलता है कि जग्गू झोपड़ी ही वो भोसड़ी वाला है जो कि रानी को मारने का प्लान बना रहा था। अब ये लेटर उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत था, लेकिन वो चूतिया गलती से उस लेटर को ही जला डालता है। फिर वो उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस बकचोदी की वजह से उस घर का सारा सामान उथल पुथल हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। फिर अगले दिन जब ये बात मेयर को पता चलती है तो वो जख्मी जाट से कहती है कि भोसड़ी के तेरी इन हरकतों को देखते हुए तुझे अब महारानी की सुरक्षा से हटाया जाता है, इसलिए आज रात तू महारानी के आसपास भी मत दिखना। फिर रात को महारानी के स्वागत में एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर जख्मी जाट भी मुंह उठाकर पहुंच जाता है। तभी उसका दोस्त बलगम चचा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर जख्मी जाट कहता है कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर कोई महारानी पर अटैक करने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पर एक एक आदमी की तलाशी लेनी होगी। फिर वो एक चूतिया को पकड़कर उसे चेक करने लगता है, लेकिन जख्मी जाट जो कि एक नंबर का बावली गांड था, वो बलगम चचा के जेब से सामान निकालकर उसे ही दिखा देता है और कहता है कि देखो ये भोसड़ी वाला अपने साथ क्या क्या लेकर आया है। फिर वो उसकी जेब में से उसकी वाइफ की फोटो निकालता है और बलगम चचा को कहता है कि देखो इसका अफेयर तो आपकी वाइफ के साथ भी है। अब ये देखकर बलगम चचा गुस्सा हो जाता है और वो उस चूतिये को एक गुसंड पिलाता है। फिर पार्टी के अंदर आकर वो चुलबुली चूची को देखता है, जो कि जग्गू झोपड़ी के साथ दारू पी रही थी। अब उन दोनों को साथ में देखकर जख्मी जाट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि बहनचोद तू भी मेरी वाइफ की तरह ही निकली ना, साला मैंने जिससे भी प्यार किया उन सभी ने मुझे धोखा ही दिया। चुलबुली चूची कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जख्मी जाट कहता है कि भोसड़ी वाली तुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, बस अब मेरे पास वापस मत आना। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर महारानी की एंट्री होती है, लेकिन उसके स्वागत में बजने वाले भोपू से जख्मी जाट के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है और वो पूरी तरह घूम जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद जग्गू झोपड़ी महारानी को मारने वाला है, इसलिए वो भागते हुए महारानी के पास आता है और उस पर कूद जाता है। तभी वहां खड़े रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटोज क्लिक करने लगते हैं और अगले दिन अखबार में छाप देते हैं कि ठरकी महारानी ने ली पुलिस वाले की बड़ी बंदूक। अब जख्मी जाट की इस हरकत की वजह से उसे अगले दिन पुलिस फोर्स से निकाल दिया जाता है। अब वो अपना सामान पैक करके वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर चुलबुली चूची आती है और उसे कहती है कि मेरा जग्गू झोपड़ी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि उसे तो लड़कियां ही पसंद नहीं। जख्मी जाट पूछता है तो तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर चुलबुली चूची कहती है कि मुझे पुलिस वाले पसंद हैं। अब ये सुनकर वहां खड़े सभी पुलिस वाले अपने कपड़े उतारने लगते हैं, लेकिन तभी जख्मी जाट कहता है कि भोसड़ी वालों ये मेरी बात कर रही है। फिर वो उसे बताती है कि जग्गू झोपड़ी आज मैच के दौरान महारानी को मारने का प्लान कर रहा है। अब ये सुनकर बलगम चचा कहता है कि फिर तो हम सभी को वहां पर चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास यही मौका है पुलिस फोर्स में वापस आने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक स्टेडियम के अंदर बेसबॉल का मैच होने वाला होता है। तभी वहां पर महारानी आती है, जो कि उनके देश की टीम को सपोर्ट करने आई थी। इसी दौरान वहां पर जख्मी जाट भी आ जाता है, जो कि वहां पर एम्पायर के कपड़े पहनकर आया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। फिर मैच शुरू होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैच के सारे खिलाड़ी विमल खाने के काफी शौकीन थे, इसलिए वो विमल खाकर जगह जगह पर थूकने लगते हैं। इसके बाद मैच फिर से शुरू होता है। अब बॉलमैन बॉल फेंकता है, लेकिन बैट्समैन उसे हिट नहीं कर पाता। अब वो सभी एम्पायर के फैसले का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जख्मी जाट को बेसबॉल के बारे में घंटा ही नहीं पता था, इसलिए वो उन्हें आउट कर देता है। जिसके बाद उस गेम की जितनी भी पारी खेली जाती है, उन सभी में जख्मी जाट दूसरे टीम के प्लेयर्स को आउट कर देता है।
अब ये देखकर दूसरी टीम के दिमाग का बोसड़ा हो जाता है और वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी दौरान जग्गू झोपड़ी मौका देखकर अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और हम उन्हीं में से एक प्लेयर को देखते हैं जो कि वहां पर छुपी हुई एक बंदूक निकालता है और महारानी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब ये सब चुलबुली चूची भी देख लेती है और चिल्लाकर जख्मी झांट को बता देती है कि ये चूतिया महारानी को मारने जा रहा है। अब सभी प्लेयर्स एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं, जिनमें से निकलता हुआ वो प्लेयर महारानी के पास जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर जख्मी झांट पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर एक मोटी लड़की को गिराकर महारानी को बचा लेता है। अब ये देखकर सभी लोग उसकी बहादुरी के लिए उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हम जग्गू झोपड़ी को देखते हैं जो कि चुलबुली चूची को मारने के लिए उसे पकड़कर ऊपर ले जाता है। अब ये देखकर जख्मी झांट भी ऊपर आता है और सीधा जग्गू झोपड़ी के गले पर निशाना लगाता है, जिससे वो ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाता है और टपक जाता है। इसी दौरान उसके ऊपर से कुछ गाड़ियां गुजरती हैं और उसका कचुम्बर बना देती हैं। अब ये देखकर बलगम चाचा रोने लगता है और कहता है कि मेरा बाप भी ऐसे ही कुत्ते की मौत मरा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गलती से कोई उसके डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे चुलबुली चूची बेकाबू हो जाती है और जख्मी झांट को मारने के लिए उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी जख्मी झांटी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों दिन रात चौदम पट्टी कर सकें। अब उसकी ये बात सुनकर चुलबुली चूची इमोशनल हो जाती है और वो जख्मी झांट को नहीं मारती, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अब ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और वो सभी भी एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर मेयर आती है और जख्मी झांट की बहादुरी से खुश होकर उसे पुलिस फोर्स को वापस ज्वाइन करने के लिए बोलती है। इसी दौरान वहां पर पप्पू प्लास्टर भी आ जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब जख्मी झांट और चुलबुली चूची एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो दोनों शादी करके एक साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।